हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। इनमें से फ्रेंड्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन डी 1916 में। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्रिएटिव और इनोवेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में। किसके कॉपरेशन के साथ, यानी कि किसके सहयोग के साथ? जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ रही हैं डॉक्टर एनी बेसेंट, उनके कॉपरेशन के साथ, जहां पर इन्होंने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के रूप में देखा। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल और रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट में कहेंगे BHU। ये लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया में। अगला पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द 8 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जिसको डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, और किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड किया गया इस यूनिवर्सिटी को 1916 में, किसके थ्रू? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू। और इसके बाद जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये इंडिया की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा, एनी बेसेंट, महाराजा रामेश्वर सिंह, दरभंगा राज के, प्रभु नारायण सिंह, आदित्य नारायण सिंह, नारायण डेंसिटी के। और जबकि ये यूनिवर्सिटी ब्रेन चाइल्ड थी, यानी कि उपज थी किसके दिमाग की? मालवीय जी के। देन इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो विजिटर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी के फॉर्मल हेड हैं चांसलर, जहां पर चांसलर को इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स द्वारा यूनिवर्सिटी कोर्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वाइस चांसलर, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। अगले पॉइंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव गवर्निंग बॉडी है इस यूनिवर्सिटी की। इसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्ट, ये सुप्रीम एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए? विजिटर के लिए, यानी कि विजिटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए सभी मैटर्स पर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमिक काउंसिल, ये हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है यूनिवर्सिटी की, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। और किसके मेंटेनेंस के लिए? स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए विद इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है, और विश्वविद्यालय के भीतर निर्देश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। जहां पर एकेडमिक काउंसिल के पास राइट होता है सलाह देने का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सभी एकेडमिक मैटर्स पर। इसके बाद फाइनेंस कमेटी की अगर हम बात करें, तो ये रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंड करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, गोल्स को और बजट्स को। अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये मेंटेन करती है 6 इंस्टीट्यूट्स को। देन इसके बाद इंटरनेशनली अगर हम बात करें, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रैंक रहा किस कैटेगरी में? 601 से लेकर 800 की कैटेगरी में वर्ल्ड में। और किन की रैंकिंग्स में? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 की रैंकिंग्स में। और जबकि 153 रहा एशिया में 2022 में। देन इसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें, तो जहां पर NIRF 2022 के अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार जो है BHU 6th रही यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में, और ओवरऑल कैटेगरी में 11th प्लेस पर रही। इसके अलावा 2022 NIRF की रैंकिंग्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 5th रैंक रहा मेडिकल में, 20वां रैंक रहा लॉ में, 13वां रैंक रहा इंजीनियरिंग में, और 50वां रैंक था मैनेजमेंट में। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका 5th रैंक रहा मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में, और किसके अकॉर्डिंग? NIRF 2022 के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 द टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी वॉज डैश, यानी कि 31 मार्च 2023 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 31 मार्च 2023 तक। तो फ्रेंड्स ये रीसेंट डाटा है, जहां पर टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? ऑप्शन बी 42.633 गीगावाट, जो कि 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है वर्ल्ड में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास टॉप 5 स्टेट्स हैं
विद हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी एज ऑफ 30 अप्रैल 2023 तक, यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक उच्चतम स्थापित पवन क्षमता वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, जिनमें नंबर 1 पर है गुजरात, सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है महाराष्ट्र, फोर्थ पर है कर्नाटक और फिफ्थ पर है राजस्थान। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं उच्चतम स्थापित पवन क्षमता वाले, यानी कि हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी वाले। इसके बाद अगर हम फरवरी 2023 तक की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा, और इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में लार्ज हाइड्रो पावर भी इंक्लूड है। तो इनकी कंबाइन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 178.79 गीगावाट, और ये कब तक का डाटा है, फरवरी 2023 तक का, जहाँ पर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें इंक्लूड है विंड पावर 42.6 गीगावाट, सोलर पावर 66.7 गीगावाट, बायोमास और को जनरेशन 10.2 गीगावाट। देन इसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर से जनरेट की जा रही है पावर 4.94 गीगावाट की, वेस्ट टू एनर्जी 0.55 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो से 46.85 गीगावाट। तो ये थी कंबाइन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 178.79 गीगावाट की, और ये कब तक का डाटा है, फरवरी 2023 तक का, जहाँ पर फ्रेंड्स अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इन एनर्जी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इसके बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, यानी कि उपभोग करने वाला देश है दुनिया में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया जो है 4th प्लेस पर है ग्लोबली अगर हम बात करें, यानी कि विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, जिसमें इंक्लूड है लार्ज हाइड्रो, तो उसमें इंडिया 4th प्लेस पर है। इसके अलावा विंड पावर कैपेसिटी में भी इंडिया 4th प्लेस पर है, सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया इसमें भी 4th प्लेस पर है, और ये डाटा किसके अकॉर्डिंग है, एज पर REN21, यानी कि रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा फ्रेंड्स कंट्री ने सेट किया है टारगेट COP26 में कितने गीगावाट का, 500 गीगावाट का, जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, यानी कि विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर एटसेट्रा से, और कब तक, 2030 तक। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA वाज जॉइंटली टेकन बाय डैश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की पहल संयुक्त रूप से किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी इनमें से ऑप्शन बी इंडिया एंड फ्रांस द्वारा इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन फॉर साइनिंग, यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ढांचा समझौता कहाँ खुला था। तो ये ओपन हुआ था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हस्ताक्षर के लिए, ऑप्शन ए मोरक्को के मार्केश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड एट विज्ञान भवन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली विधान सभा किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो वो साल था ऑप्शन सी 2018, जब पहली असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कहाँ पर, दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इट विल फंक्शन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया गुरुग्राम, यानी कि यह भारत में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम से कार्य करेगा। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, जहाँ पर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सभी कंट्रीज़ हैं किनके बीच में, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, वो ज्वाइन कर सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो काम करेगा, यानी कि कार्य करेगा, कहाँ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया से, जो कि गुरुग्राम में है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स
इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। देन इसके बाद जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी और उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे, इन्होंने जॉइंटली जो है यानी कि संयुक्त रूप से फाउंडेशन स्टोन रखा, आधारशिला रखी किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स की, और इनॉग्रेट किया सेक्रेटरीट सचिवालय कहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, इन शॉर्ट NISE में। ये कहाँ पर है, गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।